मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उन दिनों लखन के पास वक्त तो बहुत था मगर करने को कुछ नहीं था। सुबह उठता, चाय पीता, निकल जाता, शाम को खाली हाथ घर लौटता। बीवी कुछ नहीं कहती थी मगर उसकी आंखों में जो सवाल होता था वो हर रोज़ थोड़ा और भारी होता जाता था। 2 बच्चे थे, बड़ा स्कूल जाता था, छोटा अभी घुटनों के बल चलता था। घर में राशन आता था तो पड़ोस से उधार लेकर। ये सिलसिला कितने महीनों से चल रहा था। लखन ने गिनना छोड़ दिया था। रामपुर गांव छोटा था, काम उससे भी छोटा था। उस शाम लखन चाय की टपरी पर बैठा था, हाथ में गिलास था, नज़र ज़मीन पर। राजेश काका जब उसके पास आकर बैठे तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी जानकारी थी, जैसे कोई बात जो वो पहले से जानते हों मगर सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हों। एक काम है, करेगा? बस इतना कहा था उन्होंने और लखन की दुनिया उसी एक जुमले में टिक गई। गांव के बाहर वो एक पुरानी नीली फैक्ट्री थी जिसे लोग नीली कोठी कहते थे। लखन बचपन से उसे देखता आया था। कभी उसमें कोई कपड़े की रंगाई होती थी, कोई कहता था धागों की बुनाई, मगर असल में क्या होता था किसी को ठीक से मालूम नहीं था। बस इतना पता था कि 15 साल पहले वो बंद हो गई थी। गेट पर ताला पड़ा है, लोग आते जाते रहे, वक्त गुजरता रहा। फैक्ट्री के इर्द गिर्द झाड़ियाँ उगाई थी, बरसात में उनके ऊपर जंगली बेलें चढ़ जाते थे। दीवारें नम थी, पीली थी, जगह जगह से उखड़ी हुई थी। गेट के ऊपर की नीली पेंट इतनी झड़ चुकी थी कि सिर्फ धब्बे बचे थे, जैसे किसी बीमार चेहरे पर नीले निशान। राजेश काका ने बताया कि फैक्ट्री का मालिक कोई शर्मा जी थे, शहर में रहते थे, चाहते थे कि अंदर की मशीनें सुरक्षित रहें, चोरी का डर था। एक रात का 500 रुपया, 500 रुपया लखन के लिए वो छोटी रकम नहीं थे। उसने हाँ कह दी। घर पर बताया तो बीवी सुनीता के चेहरे पर पहली बार उन दिनों कुछ उजाला आया। माँ ने कहा, भगवान ने सुन ली। बड़े बेटे ने पूछा, पापा तुम रात को जागोगे? लखन ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ बेटा, अब बाबा काम करेगा। वो रात उसने ठीक से सोया नहीं। नई जिम्मेदारी का एक अजीब सा बोझ था, डर नहीं, बस एक अनजानापन। अगले दिन राजेश काका उसे लेकर शहर गए। शर्मा जी एक 3 मंजिला मकान में रहते थे। उम्र के हिसाब से भारी शरीर, बाल कम, आंखों में एक थकान जो शायद सिर्फ उम्र से नहीं आई थी। उन्होंने लखन को ऊपर से नीचे तक देखा, कोई खास बात नहीं की, बस एक मोटी टॉर्च दी, कागज़ पर दस्तखत करवाएं और कहा, रात को अंदर मत जाना, बस गेट और बाहरी दीवार देखते रहना, गार्ड का कमरा है वहाँ बैठना। लखन ने हाँ कहा, और हाँ, अगर कोई आवाज़ आए तो घबराना मत, पुरानी फैक्ट्री है, चूहे बिल्लियाँ हैं, आवाज़ें आती हैं। ये बात शर्मा जी ने यूं कही जैसे ये कोई ज़रूरी सूचना हो, मगर उनकी आंखें उस वक्त किसी और तरफ थीं। रात के 8:20 लखन उस गेट के सामने खड़ा था। अक्टूबर का महीना था, दिन में गर्मी होती थी मगर रात को हवा में एक ठंडक घुसने लगती थी। वो ठंडक सीधे कपड़ों को पार जाती थी। आसमान में बादल थे,
चांद था, मगर बादलों के पीछे रात ना पूरी काली थी ना पूरी रोशन। बस एक धुंधलापन था जो हर चीज को थोड़ा अनिश्चित बना देता था। गेट भारी था, जंग लगी हुई। चाबी लगाते वक्त ताला इतनी जोर से खुला कि उस आवाज से आसपास के पेड़ों में कुछ पंछी उड़ गए। लखन अंदर गया, टॉर्च जलाई। रोशनी का एक गोला अंधेरे में फैला और उस गोले के बाहर जो अंधेरा था वो और भी गहरा लगने लगा। ये टॉर्च की रोशनी का एक खेल होता है, जितनी तेज रोशनी उतना ही गहरा साया। फैक्ट्री बड़ी थी, एक लंबा शेड था, छत ऊंची, दीवारें चौड़ी, अंदर मशीनें थी पुरानी जंग खाई हुई, एक दूसरे से लोहे की पाइपों से जुड़ी हुई। टॉर्च की रोशनी में उनकी परछाई इस तरह पड़ती थी जैसे कोई झुका आदमी खड़ा हो। एक बार लखन का दिल जोर से धड़का, मगर तुरंत समझ आया कि वो सिर्फ एक पुरानी बड़ी मशीन थी। उसने पूरी फैक्ट्री का एक चक्कर लगाया। पीछे एक छोटा सा दरवाज़ा बंद था, खिड़कियां थी लोहे की जाली से बंद, सब ठीक था। गार्ड का कमरा गेट के पास ही था, एक छोटी सी कोठरी, अंदर एक कुर्सी थी, एक टूटी हुई मेज, दीवार पर एक पुराना कैलेंडर था, सन 2007 का। उस पर देवी माँ की तस्वीर थी। लखन ने उसे देखा और अजीब सी तसल्ली मिली। वो बैठ गया। रात के कोई 11 बजे होंगे। लखन ने टॉर्च बुझाई बैटरी बचाने के लिए। कमरे में अंधेरा था, मगर दरवाजे की जर्री के बाहर का धुंधलापन आता था। उसके हाथ में वो पुरानी अखबार थे जो मेज के नीचे मिले थे, 2019 के। उसने कुछ पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। आंखें भारी होने लगीं। उसने सोचा कि वो जागता रहेगा, मगर वो जो थकान थे कई महीनों की बेरोजगारी की, खाली दिनों की, इधर उधर भटकने की, वो एकदम से उतर आई और लखन की आंख लग गई। जब खुले तो पहला एहसास अंधेरे का था, दूसरा एहसास एक आवाज का था। आवाज फैक्ट्री के अंदर से आ रही थी, एक लय में, एक ताल में, जैसे कोई बड़ी मशीन चल रही हो। वो धड़-धड़ जो लोहे के हिस्से को एक दूसरे से टकराने पर होती है। एक भारी, धीमी मगर साफ आवाज। लखन उठा। उसने अपने हाथ में अपने टॉर्च को पकड़ लिया। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। आवाज़ और साफ हो गई। उसके पांव एक पल के लिए रुके। दिमाग ने हिसाब लगाया। फैक्ट्री में बिजली नहीं है, मालिक ने खुद कहा था, फिर मशीन कैसे चल रही है? चोर, पहला ख्याल यही आया। शायद कोई आया है, शायद अंदर से कोई जनरेटर लाए हो। लखन ने हिम्मत बांधी। ये उसका काम था, इसलिए उसे रखा गया था। वो फैक्ट्री के मेन दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाज़ा अजीर था। लखन को याद था उसने चक्कर लगाते वक्त इसे बंद देखा था, मगर अब ये थोड़ा खुला हुआ था, बस एक पतली दरार। मगर उसी दरार से वो आवाज़ आ रही थे। और एक और चीज़, रोशनी, एक धीमी नीली सी रोशनी। लखन का दिल एक धड़कन के लिए रुका। उसने टॉर्च बुझाई और उस दरार से झांका। जो उसने देखा उसके लिए उसके पास कोई तैयारी नहीं थी। फैक्ट्री के अंदर रोशनी थी, मशीनें चल रही थी और उन मशीनों के बीच 4 या 5 आदमी थे, काम कर रहे थे चुपचाप। कोई बात नहीं, कोई शोर नहीं, बस वो मशीनों की धड़धड़ाहट और उन आदमियों के हाथों की हरकत। लखन ने पहले सोचा ये मजदूर हैं, रात के शिफ्ट, शायद मालिक ने बताया नहीं। मगर फिर उसने गौर किया, वो रोशनी, वो किसी बल्ब से नहीं आ रहे थे, वो मशीनों के अंदर से आ रहे थे। एक नीली, ठंडी, कांपती हुई रोशनी।
जो किसी बिजली की रोशनी जैसी नहीं थे। और वो आदमी, लखन ने टॉर्च चलाई बस 1 सेकंड के लिए। उस 1 सेकंड में जो दिखा वो उसकी समझ से बाहर था। उन आदमियों के कपड़े पुराने थे, बहुत पुराने। एक ने धोती पहनी हुई थी, एक के सिर पर एक पुराने ज़माने की टोपी थी। उनके हाथ पांव साफ थे, मगर एक अजीब सी पारदर्शिता थी उनमें, जैसे उनके पीछे की चीज़ें थोड़ी थोड़ी दिखती हों। और जब लखन की टॉर्च की रोशनी उन पर पड़ी तो उन पांचों ने एक साथ अपना सिर घुमाया और लखन की आंखों में देखा। जो इंसान सच में डरता है वो चीखता नहीं, वो ज़्यादातर चुप हो जाता है। लखन चुप हो गया था। उसकी टॉर्च उसके हाथ से गिरी, वो पीछे मुड़ा और भागा। उसे याद नहीं कि उसने गेट कैसे खोला, उसे याद नहीं कि कितनी दूर तक भागा। जब होश आया तो वो गांव के पास की सड़क पर था। घुटनों पर हाथ टेके, सांसें तेज, छाती में एक अजीब सा दर्द। रात का कोई 1 बजे होगा। वो वहीं बैठ गया, उठ नहीं सकता था। आधे घंटे बाद जब दिल थोड़ा शांत हुआ तो एक अजीब सा जज्बा आया। शायद उसने गलत देखा, शायद वो नींद का धोखा था, शायद झाड़ियों की परछाई थे, शायद कोई सपना था, शायद शायद शायद। वो वापस गया। गेट खुला था, उसने भागते वक्त बंद नहीं किया था। वो अंदर गया, टॉर्च उठाई, वो दरवाजे के पास पड़ी थी। फैक्ट्री का दरवाज़ा अब पूरी तरह बंद था। लखन ने हाथ से ढकेला, अंदर गया। अंधेरा था पूरा। टॉर्च चलाई, मशीनें वैसी ही खड़ी थी जैसे पहले थी, ठंडी, बंद, जंग खाई हुई। कहीं कोई नहीं था, मगर एक चीज़ थी। फर्श पर जहाँ वो लोग खड़े थे, ताज़े पैरों के निशान थे। मिट्टी पर पुरानी धूल में पाँव के निशान जो वहाँ नहीं होने चाहिए थे। और एक चीज़ और, उन मशीनों में से एक पर एक पुरानी धोती का टुकड़ा अटका हुआ था, बिल्कुल ताज़ा, जैसे अभी अभी किसी ने छोड़ा हो। लखन ने उसे छुआ नहीं। वो बाहर आया, गार्ड के कमरे में बैठा, दरवाज़ा बंद किया, देवी माँ के कैलेंडर को देखता रहा, टॉर्च चलाए रखे। सुबह होने तक वो उठा नहीं। सुबह जब वो घर पहुंचा तो सुनीता ने उसका चेहरा देखा और पूछा नहीं, बस एक गिलास पानी लाकर दे दिया। लखन ने राजेश काका के घर जाने का सोचा, मगर क्या कहता कि मशीनें अपने आप चल रहे थे, कि उसने वहाँ के लोगों को देखा जो शायद लोग नहीं थे। काका उस पर हंसते, गांव वाले कहते कि लखन का दिमाग खराब हो गया। 500 रुपया हाथ से जाता। उसने कुछ नहीं कहा। शाम को फिर गया। दूसरी रात शांत रही। आधी रात तक कुछ नहीं हुआ। लखन जागता रहा, चाय थर्मस में भर कर लाया था, पीता रहा। फैक्ट्री की आवाज़ें सुनता रहा, चूहों की खड़खड़ाहट, हवा से हिलती पुरानी खिड़की, बाहर झींगरों की आवाज़, सब ठीक था। वो थोड़ा सोचने लगा कि शायद वो पहली रात थका हुआ था। नींद और थकान मिलकर ऐसे भ्रम बना देते हैं। तभी कमरे के बाहर से एक आहट आई, धीमी कदमों की, मगर एक अजीब सी लय, थोड़ी रुककर थोड़ी आगे, जैसे कोई लंगड़ाते हुए चल रहा हो। लखन का हाथ टॉर्च पर गया। आहट रुक गई। लखन ने दरवाजे की झर्री से झांका। बाहर कोई नहीं था, मगर गेट के पास एक परछाई थे, आदमी के आकार की। मगर गेट पर कोई रोशनी नहीं थे जो परछाई बनती, परछाई बिना रोशनी के। लखन ने आंखें मली। जब दोबारा देखा, परछाई नहीं थे। उस रात वो फिर सुबह तक बैठा रहा। तीसरी रात वो आवाज़ वापस आई, मगर इस बार अलग थी। मशीनों की आवाज़ें नहीं थे, कुछ और था। एक गाना,
पुराना धीमा, जैसे कोई बहुत दूर से गुनगुना रहा हो, बहुत धीरे। लखन उसके बोल समझ नहीं पाया, मगर धुन कहीं जानी पहचानी सी लगती थी, जैसे बचपन में सुनी हो किसी बुजुर्ग के मुंह में। वो गाना फैक्ट्री के अंदर से आ रहा था। लखन उठा। इस बार उसके अंदर डर से ज़्यादा एक अजीब सी जिज्ञासा थी। 3 रातें हो गई थी। वो हर रात भाग जाता था या खुद को बंद कर लेता था, मगर अब वो जानना चाहता था। वो अंदर गया, आवाज़ बंद हो गई, मगर इस बार फैक्ट्री के पीछे वाले हिस्से में, उस दरवाजे के पास जो बंद था, एक रोशनी थी, पीली, कांपती। लखन उस दरवाजे के पास गया। वो बंद था। उसने कान लगाया। अंदर से सांसें आ रही थी, एक आदमी की सांसें, बहुत थकी हुई, बहुत गहरी। लखन ने दरवाज़ा धकेला। अंदर एक छोटा सा कमरा था, एक स्टोर रूम जैसा। पुरानी बाल्टियाँ, टूटे हुए औजार, धूल, और एक कोने में एक बुजुर्ग आदमी जमीन पर बैठा, घुटने मोड़े, सिर झुका हुआ। कौन है? लखन की आवाज़ कांपी। बुजुर्ग ने सिर उठाया। चेहरा बहुत थका हुआ था, आंखें धसी हुई, होंठ सूखे, दाढ़ी बढ़ी हुई, मगर उन आंखों में एक चमक थी, एक पुरानी जानकारी, दुखी चमक। बैठ जा, डरने की जरूरत नहीं। उस बुजुर्ग का नाम रघुनाथ था। वो वहीं का था, इसी फैक्ट्री का पुराना मजदूर। 15 साल पहले जब फैक्ट्री बंद हुई तो उसे भी बाहर कर दिया गया था, मगर उसके पास जाने की जगह नहीं थी, परिवार नहीं था, गांव में कोई अपना नहीं था। इसलिए वो वहीं रह गया पिछले 15 सालों से। तो जो देखता है रात को, रघुनाथ ने धीरे से कहा, वो मैं नहीं हूँ, मैं तो बस एक थका हुआ बुढ़ा हूँ। तो वो कौन है? रघुनाथ कुछ देर चुप बैठा रहा। वो उस वक्त के लोग हैं जब ये फैक्ट्री चलती थी। मैंने उन्हें बहुत देखा है, 15 साल से देखता आ रहा हूँ। लखन के घुटने अपने छाती से लगाए। ये भूत हैं? रघुनाथ ने उसे देखा, एक थकी हुई समझदार नज़र से। इस दुनिया में कुछ जगह होती हैं जहाँ वक्त थोड़ा अटक जाता है। जो लोग किसी जगह पर बहुत साल काम करें, अपना पसीना बहाएं, अपनी ज़िंदगी दें, वो उस जगह से कभी पूरी तरह से जाते नहीं। उनकी आदतें, उनके हाथों की हरकतें, वो वहीं रहती है। रात को जब सब चले जाते हैं तो वो वापस आते हैं, काम करते हैं। वो मुझे नुकसान पहुंचाएंगे? नहीं, वो तुम्हें देखते भी नहीं। ज़्यादातर बस उस रात जब तूने टॉर्च चलाई, उसकी रोशनी उन्हें तकलीफ देती है, इसलिए उन्होंने देखा था। लखन की सांस धीरे धीरे सामान्य होने लगी। तुम 15 साल से यहाँ हो? हाँ। खाते क्या हो? गांव से कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। राजेश कभी कभी छोड़ जाता है। लखन रुका। राजेश काका? रघुनाथ ने हाँ में सिर हिलाया। सब कुछ एक पल में जुड़ गया। राजेश काका जानते थे, वो इस फैक्ट्री के बारे में सब कुछ जानते थे। रघुनाथ को जानते थे और शायद वर्मा जी भी जानते थे। तो फिर गार्ड की ज़रूरत क्यों थी? वो चाहते थे कि यहाँ कोई ना आए, रघुनाथ ने कहा, जैसे लखन के जहन को पढ़ रहे हों। गांव के कुछ लड़के रात को यहाँ आने लगे थे, शराब पीने, मस्ती करने। उन्होंने एक रात कुछ देख लिया, बाहर जाकर बताने लगा। शर्मा जी को डर था कि बात फैलेगी, इसलिए एक गार्ड रखा ताकि कोई अंदर ना आए। और मुझे? तुम्हें भी नहीं आना था अंदर। लखन चुप रहा। मगर तुम आ गए,
रघुनाथ ने कहा, और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थे, थके हुए मगर असली। उस रात लखन वहीं रहा, रघुनाथ के पास, उस छोटे से कमरे में। उन्होंने बातें की। रघुनाथ ने बताया कि वो इस फैक्ट्री में 40 साल से काम किया था, यहीं जवान हुआ, यहीं बूढ़ा हुआ। जब फैक्ट्री बंद हुई तो उनके पास कोई हुनर नहीं था बाहर का, कोई रिश्तेदार नहीं था, बस ये फैक्ट्री थी। और वो लोग जो रात को आते जाते हैं, उनमें से कुछ मेरे साथ काम करते थे, रघुनाथ ने कहा। कमलिया थी, बड़ी मेहनत। राजू भैया थे, हमेशा गाना गाते रहते थे। और बिरजू, वो लंगड़ाते थे, एक पैर में चोट लगी थी। कभी कभी, आज भी उसी तरह से वो चलते हैं। लखन को याद आया दूसरी रात की वो आहट, लंगड़ाते हुए कदम, बिरजू। सुबह लखन ने राजेश काका के घर का दरवाज़ा खटखटाया। काका ने दरवाज़ा खोला, लखन का चेहरा देखा और समझ गए। तू अंदर गया था? हाँ। काका ने एक लंबी सांस ली, दरवाज़ा पूरा खोला, लखन को अंदर बुलाया, चाय बनी, बातें हुई। राजेश काका ने बताया कि रघुनाथ उनके पुराने दोस्त हैं। जब फैक्ट्री बंद हुई और रघुनाथ ने वहाँ रहने की जिद की तो उन्होंने उन्हें मना करने की कोशिश की थी, मगर रघुनाथ नहीं माने। वो उन लोगों को छोड़ना नहीं चाहते, काका ने कहा। जो वहाँ आते हैं रात को, कहते हैं कि जब तक कोई उनके साथ है वो शांत रहते हैं। जिस रात रघुनाथ नहीं होते उस रात आवाज़ें ज़्यादा होती हैं। लखन ने गिलास मेज़ पर रखा। काका, उनके लिए कुछ नहीं होगा? वो बीमार पड़ेंगे वहाँ अकेले? काका ने उसे देखा। तू क्या करना चाहता है? अगले हफ्ते से लखन ने अपनी ड्यूटी बदल ली। रात के चक्कर वो पहले जैसे ही लगाता था, मगर अब वो रघुनाथ के लिए खाना भी लाने लगा, दवाइयाँ भी, बातें करने लगा। और धीरे धीरे उसे उन रातों की बातों से डर कम होने लगा। वो मशीनें जो रात को चलती थी, वो कभी कभी अब लखन को डराती नहीं थे, बस एक उदासी देती थे। उन लोगों की उदासी जो अपना काम छोड़ नहीं पाए, जिनकी जिंदगी इन मशीनों में थी। एक रात जब वो बाहर बैठा था, उसे लगा कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था, मगर एक हल्कापन था, जैसे किसी ने कहा हो, ठीक है, तू यहाँ है। रामपुर की नीली फैक्ट्री का असली नाम था श्री शर्मा टेक्सटाइल वर्क्स। इसे 1962 में मोहनलाल शर्मा ने खोला था, आज के शर्मा जी के दादा। उस वक्त इलाके में कपड़े की रंगाई का काम बड़े पैमाने पर होता था। फैक्ट्री में कोई 50-60 मजदूर काम करते थे, ज़्यादातर आसपास के गांवों के। 1978 में एक हादसा हुआ। फैक्ट्री के पीछे वाले हिस्से में एक रासायनिक टैंक था, रंगाई के लिए। उसमें विस्फोट हुआ, 5 मजदूर मारे गए, कमलिया, राजू, बिरजू, हरिया और एक जो अपना नाम कभी किसी को ठीक से नहीं बताता था, सब उसे भैया कहते थे। मालिक ने मुआवजा दिया, मामला दबाया, फैक्ट्री बंद नहीं हुई, काम चलता रहा, मगर रात को आवाज़ें आने लगी। पहले मालिक मोहनलाल शर्मा ने कहा कि ये सिर्फ पुरानी मशीनों की आवाज़ें हैं, मगर मजदूर जानते थे, रघुनाथ जानता था कि वही था जब हादसा हुआ था। उसने अपनी आँखों से सब कुछ देखा था। फैक्ट्री 2008 में बंद हुई, जब मोहनलाल के पोते यानी आज के शर्मा जी ने फैसला किया कि काम बंद करना है। कारण बिजनेस था, नुकसान हो रहा था, मगर सच ये भी था कि मजदूर रात के शिफ्ट में काम करने को तैयार नहीं थे। रघुनाथ वहीं रह गया। उसने कहा था, जो यहाँ मरे उन्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। शर्मा जी ने उसे निकालने की कोशिश नहीं की,
शायद एक पुरानी क्लिनिक थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रहे थे। शायद वो भी जानते थे कि कुछ कर्ज होते हैं जो पैसों से नहीं उतरते हैं। रघुनाथ वहाँ रहा और वो 5 जो 1978 में गए थे वो हर रात आते रहें, काम करते रहें, जैसे उन्हें पता ही नहीं था कि वो जा चुके हैं। लखन आज भी वहाँ ड्यूटी करता है, 500 रुपया रोज़। रघुनाथ अब थोड़े बेहतर हैं, खाना मिलता है, दवाई मिलती है। लखन कभी कभी उनके लिए एक पुरानी हारमोनियम की धुन गुनगुनाता है। राजू जो गाया करता था वही। और उन रातों में जब मशीनें चलती हैं, लखन अब भागता नहीं, बस उस कमरे में बैठा रहता है, टॉर्च बुझाए, चाय का थर्मस सामने रखे और सुनता है उन हाथों की आवाज़ें जो दशकों बाद भी थके नहीं, जो किसी दिन जाना नहीं चाहते, जो इसी फैक्ट्री में थे, इसी फैक्ट्री में हैं और शायद इसी फैक्ट्री में रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।